हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट फिनिश करने वाले हैं। ये 4th क्लास है। इससे पहले कि अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज या जिसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं उसको फिनिश करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आपको 60 to 70% समझ में आ गई हैं, और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो हो सकता है कि वो आपको 20 to 30% ही समझ में आए। तो आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, जितने कि एसएससी में या बैंक में आए हुए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज है 40 to 50% समझ में आ जाएगा। और उसके बाद का जो आगे का सीन है वो आपके ये जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम तो तब हो जाएगा। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि फिर कोई सा क्वेश्चन, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, या सीडीएस का हो, या एनडीए का हो, किसी का भी हो, अगर वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का क्वेश्चन है तो आपसे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। तो रूल सिर्फ इतना छोटा सा है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट। यानी कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब अपने एंटीसीडेंट से एग्री करेगी। एंटीसीडेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, राम इज माई फ्रेंड एंड ही लिव्स इन जयपुर। तो जो ही है वो इस किससे एग्री कर रहा है, राम से। अगर मैं यहाँ पर राम की जगह सीता कर देता तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, सी। तो यही है कि अगर जो प्रोनाउन जिस नाउन से एग्री करती है उसी उसी नाउन को क्या बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट। तो इतना सा एंटीसीडेंट होता है बस। तो रूल क्या है हमारा कि जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वर्ब अपने एंटीसीडेंट से एग्री करेगी। एग्री मतलब कि सिंगुलर या प्लूरल उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई एन एडजेक्टिव क्लॉज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज। एक एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बोला जाता है? एक एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा एक एंटीसीडेंट से अटैच रहता है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। देखते हैं थोड़ा, एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अब मैंने अपनी बेसिक वाली क्लास में बताया था कि अगर मेरे सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है तो या तो वो सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इससे हम एक बात तो पता कर सकते हैं कि एंटीसीडेंट या तो सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है, नाउन या प्रोनाउन। और नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में किसका फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, या कॉम्प्लीमेंट का। तो एंटीसीडेंट मुझे इन तीनों में से कुछ मिलेगा। अब कुछ रूल्स हैं। वाइल राइटिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज को लिखते टाइम जो कुछ रूल्स हैं उनका हमें ध्यान देना होता है। ये 4 रूल्स हैं, देखते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द एंटीसीडेंट नाउन प्रोनाउन क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव क्लॉज। एक एडजेक्टिव क्लॉज को हमें उसी एंटीसीडेंट के पास रखना होता है जिसको उसे मॉडिफाई करना होता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे मतलब यहाँ पे एरर बनती है। तो बस अभी यहाँ पे इतने रूल को ही देख लें। द वर्ब ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज शुड बी सिंगुलर प्लूरल इन अकॉर्डेंस विद द एंटीसीडेंट। यानी कि अगर एंटीसीडेंट का नंबर सिंगुलर है तो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है उसके अंदर आने वाली वर्ब वो भी सिंगुलर हो जाएगी। अगर एंटीसीडेंट का नंबर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। इसको भी देखेंगे आगे। टू यूज एन एडजेक्टिव क्लॉज इन ए सेंटेंस वी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस, वन फॉर मेन सेंटेंस एंड अदर फॉर एडजेक्टिव क्लॉज। यानी कि एक सेंटेंस में अगर हमें रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज लिखना है तो वहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब चाहिए। एक तो जो हमारा मेन सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के लिए फाइनाइट वर्ब, और दूसरा जो एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। तो अगर हमारा जो सॉरी एक वर्ब तो हमें जो मेन सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के लिए चाहिए फाइनाइट वर्ब, और दूसरी जो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है उसके सब्जेक्ट के लिए फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो हमें एटलीस्ट 2 तो चाहिए ही। उससे ज़्यादा हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए अगर एक रिलेटिव क्लॉज लगाया गया है सेंटेंस में तो। 4th है यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हमें एक एडजेक्टिव क्लॉज को सेंटेंस में ऐड करना है तो हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगानी पड़ेगी। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं, हु, हुज, हुम।
इनको यूज किया जाता है लिविंग बींग्स के लिए, आगे देखेंगे क्या मतलब इसका। विच और ऑफ विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। डेट फॉर हु एंड विच, मतलब कि डेट का यूज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे हु और विच आएगा, मतलब जहाँ पे हु और विच लगा सकते हैं हम वहाँ पे हम डेट भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ और स्पेसिफिक केस होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ डेट को लगाना होता है, उनको भी देखेंगे आगे। बॉट टेक्स नो इंसिडेंट, बॉट कोई इंसिडेंट नहीं लेता, इसको भी देखेंगे आगे। सिंस दीज आर प्रोनाउंस दीज मस्ट वर्क एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन, भले ही रिलेटिव प्रोनाउन लेकिन है तो प्रोनाउन ही। और मैंने अपनी बेसिक वाली क्लास में बताया था कि अगर एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है तो या तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन ही है तो या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनका ही फंक्शन करेंगे एक सेंटेंस में। अब एंटीसीडेंट बताया था मैंने, नाउन या प्रोनाउन होता है, और नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में किसका फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो जब एंटीसीडेंट एक नाउन सब्जेक्ट होगा तब स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, इफ़ अ रिलेटिव क्लॉज इन ए सेंटेंस यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट इट विल एंड एट द फाइनाइट वर्ब ऑफ द मेन सेंटेंस। मतलब कि अगर एक रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज किसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है तो वो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट की फाइनाइट वर्ब है। एग्जाम्पल से देखते हैं इस बात को। जैसे ही है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने लगाया रिलेटिव क्लॉज हु क्लाइम्स टू हाई, तो ये कहाँ पे फिनिश हो रहा है, जहाँ पे मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट है ही, उसकी फाइनाइट वर्ब है इज, यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो ही अगर मैं चाहूँ तो इस रिलेटिव क्लॉज को हटा सकता हूँ यहाँ से, तो सेंटेंस मेरा रह जाएगा ही इज़ श्योर टू फॉल। तो मैंने क्या किया, जो मेरा सब्जेक्ट है ही उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, रिलेटिव क्लॉज। तो उसको मुझे कहाँ पे फिनिश कराना होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस की मेरी फाइनाइट वर्ब है। और रूल एक और था हमारे पास कि अगर एक रिलेटिव क्लॉज हमें यूज़ करना है सेंटेंस में तो हमें एटलीस्ट दो फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो फाइनाइट वर्ब हैं, एक तो क्लाइम्स और एक इज। जो क्लाइम्स है वो इस ऊ की वर्ब है, और जो इज है वो इस जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है ही, उसकी फाइनाइट वर्ब है। एक और रूल था कि जो मेन रूल था हमारा वो क्या था कि अगर एक वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब किससे एग्री करेगी, एंटीसेडेंट से। तो ये क्लाइम्स है, इसका सब्जेक्ट कौन है, हु, और जो कि क्या है एक रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसेडेंट से। एंटीसेडेंट क्या है इसका, ही का नंबर क्या है, सिंगुलर, वर्ब कैसी है, सिंगुलर। अब इनको लिखने के कुछ तरीके होते हैं, ये ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल था इसका सेकंड वाला, ही क्लाइम्स टू हाई एंड ही इज श्योर टू फॉल। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और थोड़ा शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करके हमने क्या लिख दिया, ही क्लाइम्स टू हाई एंड इज श्योर टू फॉल। हमने क्या किया, जो ही जो प्रोनाउन थी उसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब हमने इसको थोड़ा और शॉर्ट किया, तो जो हमारा जो यहाँ पे जो लिखा है पहले पहले नंबर पे, उसको उसमें हमने चेंज कर दिया। वो क्या है, ही हु क्लाइम्स हाई क्लाइम्स टू हाई इज श्योर टू फॉल। अब हमने क्या कर दिया, एंड और ही दोनों गायब कर दिए। तो हमारा मेन जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो कौन सा था, सेकंड वाला। फिर हमने मॉडिफाई किया थर्ड वाले में, फिर और मॉडिफाई करके लिख दिया फर्स्ट वाले में। सेकंड एग्जांपल है, सचिन हु प्लेज क्रिकेट लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे ये है हु प्लेज क्रिकेट, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। सेंटेंस मेरा क्या है, सचिन लिव्स इन मुंबई। तो इस जो लिप्स है वो सचिन की फाइनाइट वर्ब है। और रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए अगर हमें रिलेटिव क्लॉज लगाना है तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है यानी लिप्स, तो यहाँ पे फिनिश हो रहा है ये। दूसरा रूल क्या था कि अगर एक सेंटेंस में हमें रिलेटिव क्लॉज लगाना है तो एटलीस्ट दो फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो लिप्स और प्ले दोनों हैं। और जो मेन रूल था हमारा वो क्या था कि अगर एक वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब किससे एग्री करेगी, एंटीसेडेंट से। तो यहाँ पे प्ले है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसेडेंट से, सचिन। सचिन का नंबर कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसी है, सिंगुलर। अब इनको भी हमने मॉडिफाई करके लिखा है, इसका जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो ये था, सचिन प्लेज क्रिकेट एंड ही लिव्स इन मुंबई। इसको और मॉडिफाई किया, क्या लिख दिया, सचिन प्लेज क्रिकेट एंड लिव्स इन मुंबई। उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया तो क्या लिख दिया, सचिन हु प्लेज क्रिकेट एंड लिव्स इन मुंबई। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। जब रिलेटिव क्लॉज एक ऑब्जेक्ट के लिए जोड़ा जाएगा तब स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो रूल क्या है, इफ़ अ रिलेटिव क्लॉज इन अ सेंटेंस यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट इट विल एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि अगर रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज
ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो रहा है। और सब्जेक्ट के लिए क्या किस था कि अगर रिलेटिव क्लॉज एक सेंटेंस के लिए यूज़ किया, सॉरी एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा तो रिलेटिव क्लॉज कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट की फाइनाइट वर्ब है। एग्जाम्पल से देखते हैं इस बात को। बी लव दोज हु लव अस, तो बी यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट है, बी लव इसकी फाइनाइट वर्ब। अब बी लव हुम आंसर मिला दोज, यानी दोज इस लव का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए अगर रिलेटिव क्लॉज लगाया जाएगा तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ सब्जेक्ट फिनिश हो रहा है। तो हु लव अस ये क्या है, इसका रिलेटिव क्लॉज है दोज के लिए, कहाँ पे फिनिश हो रहा है, जहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो रहा है। तो एक और रूल हमारा क्या था कि अगर एक सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज अगर हमें यूज़ करना है तो एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब चाहिए हमें, तो लव और लव 2 फाइनाइट वर्ब है। और दूसरा रूल क्या था, जो मेन रूल था हमारा, कि अगर एक रिलेटिव क्लॉज, अगर एक वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसीडेंट से। तो ये लव है, इसका सब्जेक्ट क्या है हु, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसीडेंट से। तो दोज, दोज का नंबर कैसा है, प्लूरल, तो लव कैसी आई है, प्लूरल। सेकंड एग्जांपल है दिस इज, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट के लिए, इसको आगे देखें। थर्ड वाले पे आते हैं। आई नो राम हु लिव्स इन उदयपुर, तो आई यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है। आई नो हुम राम, यानी कि नो का ऑब्जेक्ट है राम। और तो जब हमें राम यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर हम रिलेटिव क्लॉज लगाएंगे तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो रहा है। तो ये रिलेटिव क्लॉज ही मेरा उदयपुर पे खत्म हो रहा है और जो मेन सेंटेंस है वो भी उदयपुर पे खत्म हो रहा है। तो दूसरा वाला रूल देखते हैं अपना, कि एक सेंटेंस में अगर हमें रिलेटिव क्लॉज यूज़ करना है तो एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब, तो लिव्स और नो 2 फाइनाइट वर्ब है। और जो मेन रूल था वो क्या था, कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब किससे एग्री करेगी, एंटीसीडेंट से। तो लिव है, उसका सब्जेक्ट क्या है, हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसीडेंट से। इसका एंटीसीडेंट क्या है, राम। राम का नंबर कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसी है, सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल है, बी ओवेड द ऑर्डर डेट द टीचर गेव अस। बी ओवेड व्हाट, द ऑर्डर, यानी कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या लगाया, ये रिलेटिव क्लॉज, कहाँ पे फिनिश हो रहा है, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो अपना वो देखते हैं, अपने रूल चेक करते हैं सही है कि नहीं है। अगर एक सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस में हमें रिलेटिव क्लॉज यूज़ करना है तो एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब, तो गेव और ओवेड 2 फाइनाइट वर्ब है। और जो मेन रूल था वो ये था कि अगर एक सेंटेंस में अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब किससे एग्री करेगी, एंटीसीडेंट से। तो यहाँ पे ये गेव है, ये तो एग्री करेगी नहीं, मतलब एग्री तो करेगी, मतलब B2 है ये, तो इसका नंबर से तो कोई लेना देना नहीं है, तो सही है अपने आप में ही। नेक्स्ट देखते हैं, रवि इज द स्टूडेंट। अब ये वाले भी उसी के हैं, आगे देखते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जब रिलेटिव क्लॉज किस से ऐड किया था हमने, पहले सब्जेक्ट से ऐड करके देख लिया, ऑब्जेक्ट से ऐड करके देख लिया, अब कॉम्प्लीमेंट से। तो इफ़ अ रिलेटिव क्लॉज इन ए सेंटेंस यूज्ड फॉर द कॉम्प्लीमेंट इट विल एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी इसके साथ भी जो ऑब्जेक्ट का केस था वही था, कि जब रिलेटिव क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट से ऐड किया जाएगा तो रिलेटिव क्लॉज कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस फिनिश हो रहा है। ऑब्जेक्ट में भी यही था। और सब्जेक्ट के लिए क्या था, कि जब रिलेटिव क्लॉज को एक सब्जेक्ट के साथ ऐड किया जाएगा तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट की फाइनाइट वर्ब है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द हाउस डेट राम बुल्ट। तो इसके मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी फॉर्म के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द हाउस ये एक नाउन है और कॉम्प्लीमेंट है। इसके लिए हमने क्या लगाया, रिलेटिव क्लॉज डेट राम बुल्ट। तो डेट राम बुल्ट ये एक रिलेटिव क्लॉज है, कहाँ पे फिनिश हो रहा है, जहाँ पे हमारा मेन सेंटेंस फिनिश हो रहा है। तो फिर से अपने रूल लगा के देखते हैं, कि अगर एक सेंटेंस में हमें रिलेटिव क्लॉज यूज़ करना है तो एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो बुल्ट और इज 2 फाइनाइट वर्ब है। सेकंड है राम इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन उदयपुर। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि इज एक बी फॉर्म है, इसके बाद द स्टूडेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या लगाया, रिलेटिव क्लॉज, कहाँ पे फिनिश हो रहा है, जहाँ पे मेन सेंटेंस फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपने रूल लगाते हैं, कि अगर एक सेंटेंस में हमें रिलेटिव क्लॉज यूज़ करना है तो वहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब चाहिए होंगी। तो एक तो लिव्स और एक इज।
और दूसरा जो मेन रूल था वो क्या था कि अगर एक अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसीडेंट से। तो लिप्स का जो सब्जेक्ट वो क्या है, हु, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसीडेंट से। एंटीसीडेंट क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट का नंबर कैसा है, सिंगुलर। वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। थर्ड है ही इज द मैन होम वी ऑल रेस्पेक्ट। तो इज के बाद द मैन आया है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या लगाया, रिलेटिव क्लॉज। कहाँ पे फिनिश हो रहा है, जहाँ पे मेन सेंटेंस फिनिश हो रहा है। फिर से देखते हैं अपने रूल कि अगर किसी सेंटेंस में हमें रिलेटिव क्लॉज ऐड करना है तो एटलीस्ट 2 फाइनाइट और चाहिए हमें, रेस्पेक्ट और इज 2 फाइनाइट और में। और अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव, सॉरी यहाँ पे इससे एग्री नहीं करेगी, सॉरी इससे एग्री करेगी, होम से नहीं एग्री करेगी, होम ऑब्जेक्टिव केस में। अभी देखते हैं इसको आगे थोड़ा समझेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं, ऐसे रिलेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं। जैसे वाई किस लिए यूज़ की जाती है, आफ्टर रीजन एज एन एंटीसीडेंट। जब कोई रीजन मिलेगा हमें, रीजन मतलब पूरा का पूरा जो क्लॉज होगा वो रीजन दे रहा होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाई। वेन कब यूज़ करेंगे, आफ्टर टाइम एज एन एंटीसीडेंट। जब टाइम शो करेगा पूरा का पूरा क्लॉज तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेन। वेयर इज यूज्ड आफ्टर प्लेस एज एन एंटीसीडेंट। जब पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो किसी प्लेस को मतलब रिप्रेजेंट करेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर। हाउ इज यूज्ड आफ्टर मैनर एज एन एंटीसीडेंट। जब एक मैनर पूरा बताएगा, एक क्लॉज जब पूरा मैनर दिखाएगा, शो करेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ। एग्जाम्पल्स हैं, आई रिमेंबर द ईयर व्हेन सी वाज मैरिड। आई रिमेंबर द ईयर, इन विच ईयर, व्हेन सी मैरिड। तो यहाँ पे जो सी वाज मैरिड है वो पूरा का पूरा मतलब टाइम दिखा रहा है, तो उसके लिए जब यूज़ किया जाएगा तो क्या यूज़ किया जाएगा, व्हेन। सी हैज एक्सप्लेन्ड द रीजन वाई सी हैड टू टेल अ लाई। उसने मतलब झूठ क्यों बोला, जब रीजन दिख रहा है हमें उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, वाई। और ये हाउ, वाई, व्हेन एंड वेयर ये क्या है, एडवर्ब है। और हु, विच, बॉट, डेट ये सब क्या थे, प्रोनाउन। हैज़ ही टोल्ड यू द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। तो एट विच प्लेस, अब प्लेस के बारे में बता रहा है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेयर। सी टोल्ड मी द मैनर हाउ हर सिस्टर कंप्लीटेड द वर्क। उसकी मतलब सिस्टर ने कैसे वर्क कंप्लीट किया, तो किस मैनर में कंप्लीट किया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ। ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। अब हमसे रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक तो होगा यूज़ ऑफ रॉन्ग रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब हमें डेट लगाना, डेट की जरूरत होगी वहाँ पर उसने लगा दिया होगा विच, या हु की जरूरत होगी उसने लगा दिया होगा वहाँ पर विच। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सेंटेंस फ्रेगमेंट, इसको भी आगे देखेंगे क्या होता है। मिसमैच ऑफ रिलेटिव क्लॉज, यानी कि हमें सब्जेक्ट के साथ लगाना, मतलब लगाने की जरूरत होगी, उसने लगा दिया होगा ऑब्जेक्ट के साथ या कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट के साथ जरूरत होगी, उसने लगा दिया होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसे मिसमैच करके लगा के देगा। यूज़ ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ वर्ब, मतलब इंसिडेंट का नंबर सिंगुलर है, उसने रिलेटिव क्लॉज के अंदर जो वर्ब है उसका नंबर क्या दे दिया, प्लूरल। ऐसे करके मतलब एरर देगा। देखते हैं इन सबको। पहले नंबर पे है यूज़ ऑफ रॉन्ग रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जब आप हमें मतलब बिच की जरूरत होगी उसने हु लगा दिया होगा, ऐसा कुछ सीन बनेगा। तो ही बिच क्लाइम्स टू हाई इज श्योर टू फॉल। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे बिच क्लाइम्स टू हाई, ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है। और जो ही की फाइनाइट ओवर है वो इज है, और बिच की फाइनाइट ओवर है वो क्या, क्लाइम्स। लेकिन जरा पीछे वापस आते हैं तो हमने यहाँ पे देखा था हु, हुज और हुम ये लिविंग विंग्स के लिए यूज़ किए जाएंगे, और बिच और बिच नॉन लिविंग और एनिमल इनके लिए यूज़ किए जाएंगे। तो क्या ही नॉन लिविंग या फिर एनिमल है, नहीं है, इंसान है ही, तो उसके लिए तो बिच तो नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। सेकंड है सर्वेंट्स विच आर होनेस्ट एंड ट्रस्टेड, तो विच आर होनेस्ट ये भी क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है। सर्वेंट्स की फाइनाइट आर, और ये इस इज का सब्जेक्ट बिच। तो सर्वेंट्स तो लिविंग है तो यहाँ पे भी बिच नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। तो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मतलब बिच की जरूरत होगी वहाँ पे हु लगा देगा, जहाँ पे हु की जरूरत होगी वहाँ पे बिच लगा देगा। अब इसमें इसी में, ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। सेकंड थे कि वो हमें हु यूज़ करना पड़ेगा या हुम, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आगे बताऊँगा मैं, ये वाला कि हु में या हु है, ये कैसे मतलब ये हो रहा है। तो वो इसमें देखते हैं हम। जो हु है वो है सब्जेक्टिव केस, और जो हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस है। और मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में शायद बताया था कि ये सब प्रोनाउन है, तो या तो ये सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे वो ऐसे यूज हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हुम क्यों है, उसको आगे देखते हैं इस वाली स्लाइड में। क्योंकि जो हु है वो सब्जेक्टिव केस में है और हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस में। अब डेट का तो कोई सीन नहीं बनता, डेट सब्जेक्टिव केस में भी डेट है, ऑब्जेक्टिव केस में भी डेट है, तो उसमें ये सीन नहीं बनेगा, बनेगा सीन यहाँ पे हु और हुम में। अब हमें हु यूज़ करना पड़ेगा या हुम यूज़ करना पड़ेगा, ये हम देखेंगे।
हमें ज़रूरत होगी हु की, एग्जामिनर लगा देगा हुम। हमें ज़रूरत होगी हुम की, एग्जामिनर लगा देगा हु। तो देखते हैं मतलब कि कैसे डील करेंगे इससे। तो रूल सिर्फ इतना सा है कि द वर्ब इन द रिलेटिव क्लॉज विल टेल अस विच केस टू बी यूज, यानी कि रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली फाइनाइट वर्ब हमें बताएगी कि हमें सब्जेक्टिव केस हु की ज़रूरत है या ऑब्जेक्टिव केस हुम की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने बेसिक वाली क्लास में बताया था, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक ऑब्जेक्ट लेगी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो दो ऑब्जेक्ट लेगी। अब क्लॉज, यही मैंने बेसिक क्लास में बताया था, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब आर नेसेसरी, यानी कि क्लॉज को फॉर्म करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले। और रूल सिर्फ इतना सा है कि द वर्ब इन द रिलेटिव क्लॉज विल टेल अस विच केस टू यूज, यानी कि रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली फाइनाइट वर्ब हमें बताएगी कि हमें सब्जेक्टिव केस हु का यूज़ करना है या ऑब्जेक्टिव केस हुम का यूज़ करना है। इसमें देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। रवि इज द स्टूडेंट हु लैक्स रिचा, तो रवि की फाइनाइट वर्ब इज, और इज क्या है, बी फॉर्म, इसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, तो द स्टूडेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हु लैक्स रिचा। अब मैं इसको 1 मिनट ऐसा लिख देता हूँ, हु की जगह आई लिख देता हूँ, आई लाइक रिचा। तो हु लाइक रिचा, आंसर क्या आएगा, आई। तो मेरे पास मुझे दिख रहा है कि जो लाइक है इसका सब्जेक्ट क्या है, हु। तो जब रूल क्या था कि रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली फाइनाइट वर्ब बताएगी हमें कि सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो यानी कि अगर रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली जो फाइनाइट वर्ब है उसके पास अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्टिव केस लिख दो, अगर उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस लिख दो। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या, यानी कि अगर रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो अगर उसका ऑब्जेक्ट गायब है तो ऑब्जेक्टिव केस रख दो, अगर उसका सब्जेक्ट गायब है तो सब्जेक्टिव केस रख दो। तो यहाँ पे लाइक्स है तो हु लाइक्स, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ आई लाइक हुम, तो आंसर क्या आएगा, रिचा। तो यानी कि लाइक के पास ऑब्जेक्ट तो है, गायब क्या है इसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गायब है तो कौन सा केस आएगा, हु, सब्जेक्टिव केस। सेकंड में देखते हैं, रवि इज द स्टूडेंट हु टॉक्स टू रिचा। रवि फिर से सब्जेक्ट, इसकी फाइनाइट और इज जो कि बी फॉर्म है, इसके बाद आने वाला नॉन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या लगाया, एक रिलेटिव क्लॉज। अब ये टॉक्स है वो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, लेकिन उसके बाद क्या है, एक प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी गायब है तो कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब है तब भी ऑब्जेक्टिव केस, अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट गायब है तब भी ऑब्जेक्टिव केस, और अगर वर्ब का सब्जेक्ट गायब है तो सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे टू के बाद ऑब्जेक्ट लगाया रिचा, तो यानी इसके पास भी ऑब्जेक्ट है। फिर से टॉक्स के पास सब्जेक्ट गायब है तो क्या है, क्या आ गया, हु, जो कि एक सब्जेक्टिव केस है। और जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वर्ब किससे एग्री करती है, अपनी एंटीसेडेंट से। यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर सिंगुलर, यहाँ पे लैक्स का नंबर सिंगुलर, यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर सिंगुलर, यहाँ पे टॉक्स का नंबर सिंगुलर। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस वाले। रवि इज द स्टूडेंट होम रिचा लाइक्स, तो रवि फिर से सब्जेक्ट, उसकी फाइनाइट और इज जो कि बी फॉर्म है, उसके बाद आने वाला नॉन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट, द स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या लगाया, रिलेटिव क्लॉज। तो रूल क्या था कि रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली वर्ब हमें बताएगी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो रिचा लाइक्स, अब मैं रिचा लाइक्स उसके बाद लगाऊं हुम, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट गायब है। तो लाइक का जब ऑब्जेक्ट गायब है तो कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए क्या आया है, हुम, क्योंकि लाइक का ऑब्जेक्ट गायब है। और यहाँ पे लाइक के पास सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, रिचा। तो इस लाइक का सब्जेक्ट क्या है, रिचा। तो ये लाइक से वो इस एंटीसीडेंट हुम से या स्टूडेंट इससे एग्री नहीं कर रही, ये लाइक से वो इस रिचा से एग्री कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है वो इस बी से एग्री कर रही है, ना कि होम से। इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया था। ये हुआ वो तो स्टूडेंट, सॉरी, जो लिप्स है वो तो स्टूडेंट से एग्री कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है वो इस होम से नहीं, इस बी से एग्री कर रही है। फिर से देखते हैं इसी वाले को। जो रिचा लैक्स है उसके पास सब्जेक्ट रिचा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस होम आ गया। नेक्स्ट है रवि इज द स्टूडेंट होम रिचा टॉक्स टू, तो रवि सब्जेक्ट, उसके बाद फाइनाइट इज, द स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लगाया मैंने, रिलेटिव क्लॉज। तो टॉक्स एक फाइनाइट वर्ब है जो इस रिलेटिव क्लॉज के अंदर है, और रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली फाइनाइट वर्ब बताएगी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो रिचा के जो टॉक्स है उसके पास सब्जेक्ट है, रिचा है,
लेकिन इसके बाद जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट गायब है। तो मैंने बोला था कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट गायब है तो ऑब्जेक्टिव केस, या उसके बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट गायब है तब भी ऑब्जेक्टिव केस। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट गायब है, टू के बाद ऑब्जेक्ट गायब है तो कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हुम। और इस टॉक्स का सब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये जो टॉक्स है वो इस ऋचा से एग्री कर रहा है, ना कि इस स्टूडेंट हुम के एंड से एंड इस स्टूडेंट से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया हो तो 2 से 3 बार देख लें उसे। सेंटेंस फ्रेगमेंट। अब हमसे एग्जाम में हमसे सेंटेंस दिए जाते हैं, ना कि सेंटेंस फ्रेगमेंट या फ्रेज। सेंटेंस होता क्या है, मैंने बेसिक वाली क्लास में बताया था, फिर से देख लेते हैं। एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइटर नेसेसरी, यानी कि सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइटर की जरूरत होती है। क्लॉज, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइटर नेसेसरी, और क्लॉज को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइटर की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल है सेंटेंस फ्रेगमेंट का, दीज फर्म्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। अगर मैं इसको ढंग से देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि दीज फर्म्स मेरा नाउन है जो कि सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, ये तो कहीं पे फिनिश ही नहीं हो रहा। जबकि मैंने रूल बताया था कि अगर रिलेटिव क्लॉज किसी सब्जेक्ट के साथ ऐड किया जाएगा तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट की फाइनाइट वर्ब है। तो इसकी फाइनाइट वर्ब कहाँ है, ये आर है, वो तो इस विच की फाइनाइट वर्ब है, इसकी फाइनाइट वर्ब कहाँ है, कहीं यही नहीं। तो ये क्या है, सेंटेंस फ्रेगमेंट। एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे हमसे मतलब जो जो हमें मतलब जो फ्रेज या जो कुछ भी दे रखा है, सेंटेंस तो नहीं बोल सकते, उसमें वो क्या कर देगा, फाइनाइट वर्ब गायब कर देगा, और फिर हमसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ इसमें एरर क्या है। तो पहले इसको सेंटेंस तो होना पड़ेगा तभी तो हम इसमें एरर देखेंगे। ये सेंटेंस ही नहीं है तो फ्रेगमेंट है, सेंटेंस का छोटा सा पार्ट। क्योंकि जो मेन सेंटेंस का जो वो है सब्जेक्ट हमारा दीज फ्रॉम, इसके पास फाइनाइट वर्ब ही नहीं है, जो आर है वो तो इसकी फाइनाइट वर्ब है, तो हमें पहले इसके लिए फाइनाइट वर्ब चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस बिच को हटा देंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, दीज फर्म्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। और जो रूल था वो भी हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि जब कोई रिलेटिव क्लॉज जैसे यहाँ पे लगाया है विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, जो रूल था हमारा वो क्या था कि जब किसी रिलेटिव क्लॉज को हम सब्जेक्ट के साथ ऐड करेंगे तो वो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट की फाइनाइटर होती है। यहाँ तो फाइनाइटर दे नहीं रखी, तो इसको ऐसे डील किया जाएगा। अब इसी पे बेस्ड अभी रिसेंट में हुए CHSL 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शन एंड बिलीव्स। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो मेन सेंटेंस का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है फ्रीडम, एक्सप्रेशन तो इस आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस फ्रीडम के पास कोई भी वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो फाइनाइट वर्ब पहले मुझे पता करनी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसमें तो नहीं होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। टू एक्सप्रेस वंस ओन, इसको देखते हैं अभी, कन्विक्शन एंड बिलीव्स इसमें नहीं होगी, या तो बी पार्ट में या सी पार्ट में। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मीनिंग के बाद ये दे रखा है द राइट टू एक्सप्रेस। द राइट टू एक्सप्रेस मीनिंग का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसके होते हैं, वर्ब के या प्रीपोजिशन के। तो यहाँ पे इसी को मीनिंग को ही हमको हटा के क्या करना पड़ेगा, मीन्स। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शन एंड बिलीव्स, ऐसा हो जाएगा। जो सेकंड एग्जांपल है वो है इट इज़ रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज्ड लेस देन 1 ईयर। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो दिखा वो है डेट। डेट एक यहाँ पे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन की पहचान है कि उससे पहले एक क्लॉज और उसके बाद एक क्लॉज। पहले क्लॉज इट इज़ रिपोर्टेड, इट का नंबर कैसा होता है, सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, ये बता चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे तो सही है। सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट मेरा हो गया इंडिया, इंडिया का नंबर, अगर इंडिया किसी कंट्री सॉरी अगर किसी गेम को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके साथ नंबर कैसा आ जाएगा, प्लूरल। और अगर इंडिया पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है तो नंबर कैसा आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है तो नंबर कैसा आएगा, सिंगुलर। तो इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज्ड लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा इंडिया, उसके लिए कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। विटनेसिंग, अब द डेथ मुझे दिख रहा है, द डेथ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, विटनेसिंग। और विटनेसिंग क्या है, बी4 फाइनाइट नहीं होती, नॉन फाइनाइट होती है। इसके आगे मुझे अगर इसको फाइनाइट बनाना है तो उसके आगे मुझे बी फॉर्म चाहिए होगी, इज प्लस B4, तो ये फाइनाइट बन जाएगी। तो देखते हैं एग्जाम मतलब सॉरी ऑप्शंस में, इंडिया विटनेसेस द डेथ, तो ये तो नहीं होगा, डी वाला तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इंडिया का नंबर कैसा है, सिंगुलर, और इसने कैसा दे रखा, प्लूरल, तो ये तो नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट में भी नहीं होगा क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट में क्या है, उसमें मतलब फाइनाइट और नहीं दे रखी है। इंडिया विल बी विटनेस द डेथ, ये हो सकता है, इंडिया विटनेसेस द डेथ ये हो सकता है।
अब ये टेंस का पार्ट है पर फिर भी देख लेते हैं। एवरीडे, एवरीडे से क्या दिखाता है हमें, रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन के लिए ये तो नहीं आएगा, मतलब फ्यूचर वाला तो नहीं आएगा, सिर्फ यही वाला आ सकता है, इंडिया विटनेसेस द डेथ। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्लियर होंगे आपको। थर्ड नंबर पे मिसमैच ऑफ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज। अगर कोई वर्ड है सिंपल तो वो एडजेक्टिव हो गया, अगर पूरा एक सेंटेंस है तो उसको क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो राम इज़ अ गुड बॉय, सीता इज़ अ गुड बॉय, मतलब ये एडजेक्टिव जिसके साथ लग जाता है उसी को अपना मीनिंग दे देता है। यहाँ पे बॉय के साथ लगा है तो इसको राम को मीनिंग दे दिया, यहाँ पे गर्ल के साथ मीनिंग लगा है तो यहाँ पे सीता को मीनिंग दे दिया, या जिसके साथ इसको अटैच कर दो उसी को अपना मीनिंग दे देता है। जैसे देखते हैं, बी प्रोवाइड रेस्ट रूम्स फॉर द लेडीज डेट आर क्लीन एंड कम्फर्टेबल। अब मुझे दिख रहा है कि डेट आर क्लीन एंड कम्फर्टेबल एक रिलेटिव क्लॉज है। बी प्रोवाइड, बी सब्जेक्ट, प्रोवाइड फाइनाइट और रेस्ट रूम इस प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन लगाया उसका ऑब्जेक्ट लेडीज। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या लगा दिया, एक रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज इन्होंने किसके लिए लगाया, लेडीज। तो लेडीज जो कि क्लीन है और कंफर्टेबल है, ये तो सेंस नहीं है इसका। तो इसने क्या किया, इसने मिसमैच कर दिया, मतलब लेडीज क्लीन या कंफर्टेबल होंगी या रेस्ट रूम क्लीन या कंफर्टेबल होंगे, रेस्ट रूम क्लीन या कंफर्टेबल होंगे, तो उसने क्या किया, मिसमैच कर दिया किसका, रिलेटिव क्लॉज का। जो करेक्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा, बी प्रोवाइड रेस्ट रूम्स डेट आर क्लीन एंड कंफर्टेबल फॉर लेडीज। वो वाले रेस्ट रूम जो क्लीन है कंफर्टेबल हम लेडीज़ को प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो मिसमैच में कुछ ऐसा होता है। जो फोर्थ नंबर पे वो है यूज ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ वर्ब, यानी कि जो वर्ब है उसका नंबर गलत यूज करना। ये पहला एग्जांपल है, फियर इज, फियर सब्जेक्ट उसकी फाइनाइट इज, उसके बाद आया वन ऑफ दोज इमोशंस। ऑफ के बाद कोई भी नाउन आता है, मैंने बताया था कि प्लूरल नंबर में आता है, इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स। अब विच फ्रिक्वेंटली रूट्स में दिख गया इमोशन नाउन है, उसके साथ इन्होंने क्या लगा दिया, एक रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली फाइनाइट वर्ब अपने एंटीसीडेंट से एग्री करती है। तो रूट्स मुझे दिख रहा है एक फाइनाइट वर्ब है, उसका नंबर कैसा है, सिंगुलर। तो एंटीसीडेंट के पास जाएंगे, एंटीसीडेंट क्या है, इमोशन, इमोशन का नंबर कैसा है, प्लूरल। तो यहाँ पे रूट्स नहीं होगा, रूट होगा। सेकंड है द एक्सप्लेनेशन डेट ही गेव फॉर मिसिंग द मीटिंग वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो द एक्सप्लेनेशन, अब सब्जेक्ट के लिए इन्होंने क्या लगाया, रिलेटिव क्लॉज। तो सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव क्लॉज का रूल क्या था कि जब सब्जेक्ट के लिए हम रिलेटिव क्लॉज लगाएंगे तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है। तो द एक्सप्लेनेशन डेट ही गेव फॉर मिसिंग द मीटिंग, तो ये रिलेटिव क्लॉज कहाँ पे फिनिश हो रहा है, यहाँ पे मीटिंग पर। तो कहाँ पे फिनिश हो रहा है, इस बर पर। तो बर क्या है, जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी द एक्सप्लेनेशन उसकी फाइनाइट वर्ब है। द एक्सप्लेनेशन का नंबर कैसा है, सिंगुलर, और वर्ब कैसी दे रखी है, प्लूरल। तो बर ना होकर क्या हो जाएगा, बॉज। थर्ड है दिस कॉलेज हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन डेट अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स टू द कॉलेज। तो दिस कॉलेज सब्जेक्ट, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट उसकी फाइनाइट और सिंगुलर, और सब्जेक्ट का नंबर भी सिंगुलर है, ठीक है। हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, हैज़ यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि उसके बाद ये नाउन ट्रेडिशन दे रखा है, उसके लिए एडजेक्टिव और उसके लिए आर्टिकल, ठीक है। तो मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के लिए इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव क्लॉज लगाया जाता है तो कहाँ पे फिनिश होगा, जहाँ पे मेन सेंटेंस फिनिश हो रहा है, सही है। तो रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली फाइनाइट वर्ब अपने ऑब्जेक्ट, अपने एंटीसेडेंट से एग्री करेगी। तो डेट के बाद जो आई है अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट का सब्जेक्ट डेट, तो और जो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, अपने एंटीसेडेंट। एंटीसेडेंट क्या है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का नंबर कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसी रखी है, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अभी आपका मतलब रिलेटिव क्लॉज और जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो फिनिश हो चुका है। थोड़े बहुत इसमें छोटे छोटे रूल रह गए हैं जो मतलब एक आधी बार एग्जाम में आए हैं, उनको जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तब कर लेंगे। अब इसके बाद आपको सेशन मिलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, जो मतलब एसएससी में, बैंक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के ऊपर, वो सब। अगर आप सारे रूल्स और जो उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे अगर आप वो कर लेंगे तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, कोई भी हो, सब कर लोगे आप। बस आप सारे सेशन देख लेना। चलिए सेशन डिसमिस।